स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन इंडस्ट्री से एक सवाल पूछा कि वो क्यों नहीं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यानी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। उन्हें भगवान हनुमान का भी जिक्र किया और कहा कि जब लंका जाने की बारी आई थी तो हनुमान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या उनके पास वो पावर है, क्या उनके पास वो क्षमता है कि वो लंका तक पहुंच जाए, तो उनको किसी और को याद दिलाना पड़े था कि वो हनुमान है। तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपको भी क्या याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब भारत में FDI आ रही है, विदेशी निवेशक इंटरेस्टेड है, इंडिया दुनिया का ब्राइट बॉय बनकर उभरा है, इस सिनेरियो में, इस स्थिति में भारतीय इंडस्ट्री क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही है। यह सवाल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूछा और उन्होंने फोकस किया मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र पे। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्या समस्या है और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में किस क्षेत्र में हम फोकस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात समझ लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, आमतौर से किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। आमतौर से तो प्राइमरी सेक्टर को किससे जोड़ा जाता है? एग्रीकल्चर से। सेकेंडरी सेक्टर को हम किससे जोड़ते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से यानी विनिर्माण से, कृषि विनिर्माण। और टर्शरी सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से जोड़कर चलते हैं। जब भी हम इन तीन क्षेत्रों की बात करते हैं, जब भी कोई देश जो एक्सपीरियंस रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का, जब भी कोई देश अविकसित श्रेणी से विकासशील श्रेणी यानी लो डेवलपमेंट से डेवलपिंग और फिर डेवलप्ड बनता है, तो सबसे पहले लो डेवलपिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस कंट्री की GDP में, उस कंट्री की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का होता है। फिर जब वो विकासशील बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और जब वो विकसित बनता है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है। लेकिन क्या हम ये बात भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बोल सकते हैं? नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अपवाद है, यानी एक एबरेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्राइमरी सेक्टर से जंप मारी, लीप फ्रॉग किया और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का हुआ। तो उसके पीछे कारण क्या है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बढ़ पाया, ये इस लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इंडिया स्टोरी सो फार, भाई पिछले दशकों में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। IMF ये बोलती है कि जीडीपी ग्रोथ आउटलुक फॉर 2020 इज 6.1 कहा, और मीडियम टर्म्स में भारतीय GDP 7.4% से लगातार बढ़ेगी। तो वो भारत को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है। चाइना भी हमसे पीछे रहेगा 5.9%, यह बताया गया है कोविड-19 के बाद। लेकिन आज के समय जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। 54% भारत की GDP सर्विस सेक्टर से आती है, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र सिर्फ 18.32% कंट्रीब्यूट करता है, विनिर्माण क्षेत्र सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर 14.39 करता है। यह स्थिति है।
गिवन आर लार्ज डोमेस्टिक मार्केट नीड्स ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूम सच लो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट हेल्थी। हम लोग करीबन 140 करोड़ की जनता है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग इतना कम है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर क्या करेंगे? आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे अलग संकट आएगा। तो ये सोचने समझने वाली चीज है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कम क्यों है। आगे अगर हम बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड करती है, रोजगार प्रोवाइड करती है, जिसकी भारत में जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या लाभांश है, उनको नौकरी देनी है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर अमंग ऑल सेक्टर्स, सर्विस, एग्रीकल्चर, सोशल, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी क्षेत्र हैं सबको ले लीजिए। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन अगर किसी क्षेत्र में हो सकता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग का ही क्षेत्र है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। अगर हम किसी भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की हिस्ट्री देखें, चाहे थाईलैंड देखें, चाहे इंडोनेशिया, चाहे मलेशिया, चाहे ताइवान, चाहे फिलीपींस, चाहे कोरिया, चाहे चाइना, सबकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन रहा है उनकी आर्थिक वृद्धि में? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रहा है। तो वो करीबन 30 से 50% उनकी जीडीपी का, हमारे यहां करीबन 18% है। तो ये अपवाद है कि नहीं है? इस अपवाद को हमें ठीक करना है। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय निवेशकों से, भारतीय इंडस्ट्री से कहा है, भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देश आपका है, मुनाफा अगर होगा तो आपको होगा, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आगे अगर हम बढ़े, अगर हम जीडीपी, भारतीय जीडीपी में देखें तो इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इंडस्ट्री में 18% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है, बाकी और इंडस्ट्री है। सर्विस का 56%, एग्रीकल्चर का 18% है। आगे अगर हम बढ़े, जीडीपी शेयर ऑफ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर जीडीपी में शेयर की बात करें तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखें 2011-12 के, ये है नीली लाइन, तो यहां अगर हम देखें तो कितना कम है। और अगर सर्विस क्षेत्र देखें, लाल लाइन जो है हमारी 11-12 की, वो ये है। अंतर देखिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग ऋणार क्षेत्र में। अगले ग्राफ की तरफ चलें, शेयर ऑफ सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में देखें। अगर एम्प्लॉयमेंट में देखें तो पहले 1951 में अंतर कितना कम था, आज के समय अंतर कितना ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सर्विस सेक्टर की एक लिमिटेशन है। सर्विस सेक्टर में जॉब पाने के लिए इंसान को एजुकेटेड होना पड़ता है, स्किल्ड होना पड़ता है और हाईली स्किल्ड होना पड़ता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर जॉब पाना है तो उतनी स्किल की जरूरत आपको नहीं होती है, लो स्किल से भी काम कर जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल जॉब जनरेशन में बहुत ज्यादा है। अगले ग्राफ की तरफ बढ़े, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ बाय सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये देखिए, पहले अंतर बहुत कम था, आज अंतर कहां पहुंच गया, ज्यादा हो गया। तो ये चीजें हैं जो आज के समय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को ट्रबल कर रही हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी नीड्स स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पुश एज अ नेशन, डोमिनेंट सर्विस सेक्टर स्ट्रगल्स टू रिटर्न टू नॉर्मलसी आफ्टर 2 डेडली वेव्स और कोविड-19 पेंडेमिक ने सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को इंपैक्ट किया है तो वो किया है सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि ट्रैवल, टूरिज्म, ये जितने भी कॉन्टैक्ट वाले सर्विसेज हैं, लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा? इन पे पड़ा। और क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग पुश की जरूरत है। कंट्री हैज अ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है, इंडिया को भी चाइना दुनिया की फैक्ट्री बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का फोकस कहां है? सर्विस सेक्टर पे है बहुत सालों से। इन कॉन्ट्रास्ट मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन अबिस्मल। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज होने के बावजूद हमारे यहां सस्ते दाम पे काम करने वाले मिल जाते हैं,
दूसरे संसाधन भी हैं, उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं उठ पाया है। Now, while rapid growth in service sector has served the nation well since 1990, आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र ने भारतीय जीडीपी में बहुत योगदान किया है और उसका बहुत ही आर्थिक सामाजिक फायदा हुआ है भारत को, लेकिन उसकी एक लिमिट है और पेंडेमिक ने वो लिमिट्स को दर्शा दिया, दिखा दिया है। तो हमारा फोकस होना चाहिए भाई, सर्विस क्षेत्र पे फोकस रात में होना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि बाकी लोग, इतने लोगों को रोजगार कहां से देंगे? सेवा क्षेत्र में तो हो नहीं सकता, एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। तो फोकस हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे होना चाहिए। अगर और आगे बढ़े, स्लो प्रोग्रेस से इन मैन्युफैक्चरिंग, क्यों है भाई स्लो प्रोग्रेस? क्यों मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं? सवाल ये सही है कि नहीं? 2020 के पेंडेमिक के पहले ही जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्लो डाउन कर रही थी। क्यों? इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है एमएसएमई पे, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटे मझौले सूक्ष्म उद्योगों पे। अब 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी अनाउंस करी, जिसकी वजह से जो एमएसएमई को सपोर्ट था इनफॉर्मल पैसे मिलने का, इनफॉर्मल क्रेडिट का, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से एमएसएमईज के अंदर प्रॉब्लम आ गई और डिमोनेटाइजेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ गिर गई। जब कोविड-19 पेंडेमिक आया, सरकार ने प्रयास करे कि एमएसएमई सेक्टर को हम बचाएं, तो उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम निकाली, जिसके जरिए जो ऑलरेडी स्थापित एमएसएमई हैं उनको सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट तो अच्छा था, उससे रिवाइवल भी आया, उससे कई सारे एमएसएमई बचे भी, लेकिन हमने नए एमएसएमई खुले ताकि जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, उस पे ध्यान नहीं दिया। तो वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो हमारी पेंडेमिक के पहले भी थी और पेंडेमिक के बाद भी थी। अगर आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग भारत में क्यों तेज गति से नहीं बढ़ पाए हैं, उसके कुछ बहुत ही प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? कॉस्ट ऑफ लैंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। भारत में जब भूमि अधिग्रहण मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक समस्या है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सड़कों की कमी है, बंदरगाहों की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। उसके अलावा हमारे देश में स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है, यानी कौशल की कमी है कि भाई अगर किसी को नौकरी पे रखना है तो उसको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी नहीं है प्रोडक्शन की। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, हमारे देश में बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जब तक वो फैक्ट्री में पहुंचता है तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इन समस्याओं की वजह से, और साथ ही साथ भारत में जो लेबर लॉ हैं, श्रमिक कानून हैं, वो इतने रिस्ट्रिक्टिव हैं। लगभग भारत में 200 लेबर कानून हैं, 2020 तक थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 और 150 स्टेट गवर्नमेंट्स के। तो इतने सारे कानून एक इंडस्ट्री वाले पे, एक मैन्युफैक्चरिंग वाले पे एक कंस्ट्रेंट क्रिएट कर देता है। तो ये सारी समस्याओं की वजह से मैन्युफैक्चरिंग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में फाइनेंस की कमी है, क्रेडिट की कमी है, पैसे की कमी है, जैसा अभी एमएसएमई के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आगे बढ़े, सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की अगर हम बात करें, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है, सीएमआई ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो एम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 5 साल में लगभग आधी हो गई है। अगर 5 करोड़ 5 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम करते थे, तो अभी लगभग 2.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करंटली अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ जीडीपी, 17-18%। इट एम्प्लॉयड ओवर 5 करोड़ इंडियंस इन 16-17, और अभी 46% का डिक्लाइन, लगभग 50% का डिक्लाइन है। अभी 2.73% करोड़ लोग 2021 में मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में जॉब पा रहे हैं। तो यह स्थिति है आज के समय। अब आगे बढ़ने से पहले, यह समझने से पहले कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे क्यों फोकस करना चाहिए, एक बार
हम लोग बात कर लेते हैं हमारे स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच की। हमने 2 फाउंडेशन बैच आप लोग के लिए लॉन्च करे हैं। इसकी डिमांड आ रही थी आप लोगों से कि अगर हम वीकेंड पे पढ़ना चाहें तो क्या करें, हम अगर मॉर्निंग में पढ़ना चाहें तो क्या करें। तो हमने दोनों बैच आपके लिए लॉन्च करे हैं। एक है हमारा बैच 6 30 सितंबर से चालू होगा। सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस होंगी, मंडे से फ्राइडे। और दूसरा है वीकेंड बैच, ये सैटरडे संडे इसकी क्लासेस होंगी। 1 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हैं 11 बजे सुबह से। तो जिसको वीकेंड बैच में एनरोल करना है वो कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, और जिसको सुबह वाले में लेना है उसमें एडमिशन ले सकता है। इसमें सारी चीज़ें वही हैं। आपको एक लाइव क्लासेस मिलेंगी 900 घंटे से ज़्यादा की, 2 साल की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लासेस रहेंगी आपके पास लाइव के बाद। उसके बाद आपको क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, एक मेंटर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग जैसे कई चीज़ें आपको इसमें कराई जाएंगी। इस समय इस कोर्स की कीमत है 24,499 रुपये। आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो 18,999 में, अगर आप KP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हो। तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी कोड का इस्तेमाल UPPSC की तैयारी करने वाले लोग भी कर सकते हैं। UPPSC में भी फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है, 2 बैचेस हैं। एक में आपको मेंटरशिप नहीं है, एक में मेंटरशिप है। मेरा सजेशन रहेगा मेंटरशिप वाला लीजिए, क्योंकि उससे आपको 1-on-1 गाइडेंस दिया जाएगा। तो अगर आप KP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 12,999 में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। वाई इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे, विनिर्माण पे क्यों फोकस करना चाहिए? सबसे पहली बात है, भारत की कुछ मूलभूत स्ट्रेंथ्स हैं जिसमें भारत उनका इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। पहले, हमारे पास सस्ती लेबर है। दूसरा, हमारे पास लोग हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या है। हमारे पास करेंसी जो हमारी है वो डॉलर के मुकाबले कम है उसकी वैल्यू, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। फिर हमारे पास बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी तो है जिसको हम सर्व कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पे काम कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में साथ देगा। और साथ ही साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम बहुत देशों के साथ साइन कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ। उन सब का फायदा हम उठा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाके। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, कंट्री नीड्स टू इंक्रीज फोकस ऑन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द व्यू ऑफ इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक। सर्विस सेक्टर पे जो असर पड़ा पेंडेमिक के दौरान, उससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हाई कॉन्टैक्ट जो भी जॉब्स थे, ट्रैवल में, टूरिज्म में, एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी में, एंटरटेनमेंट में, टूरिज्म में, आज भी पिक्चर हॉल में लोग पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं, तो असर आज भी दिख रहा है। तो ऑल दीज सेक्टर्स फर्स्ट कोलैप्स, सबसे पहले बंद होने वाले कौन थे? यही थे जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया। तो हमें ऐसी चीजों पे फोकस करना है जिसको हम ऐसी स्थिति में भी, ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी आगे बढ़ाएं। तो मंथ्स ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग के जॉब्स गए सर्विस सेक्टर में, ऑपरेशन शट डाउन हुए, और सर्विस क्षेत्र जो 54% हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, उसको उस वजह से मिलियंस ऑफ लोग जॉबलेस हो गए। अब एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, a sizable number of affected citizens are still struggling to find job. अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र अच्छा होता तो जिन लोगों की नौकरी गई है उनको मैन्युफैक्चरिंग में जॉब मिल जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में समस्या है, निजी निवेश कम है। इसीलिए तो निर्मला सीतारमण जी बोल रही, भैया क्यों नहीं कर रहे हो? जब अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, सारी चीजें हैं, तो कर क्यों नहीं रहे हो? सरकारी नीतियां भी आपके पक्ष में करी गई हैं, तब भी आप नहीं कर रहे हो, मूक दर्शक बनकर बैठे हो। तो जॉब्स एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग पे प्राइवेट सेक्टर को निवेश करना चाहिए, लेकिन जॉब एक लौता फैक्टर नहीं है जिस वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है? फोकसिंग ऑन बूस्टिंग दिस सेक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल।
हम अपना ग्रोथ पोटेंशियल तभी अचीव कर पाएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करेगा, जो अभी स्टैग्नेट करा, अभी रुका हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर का एक लिमिट है, सर्विस सेक्टर की भी एक लिमिट है। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी किधर है, मौके किधर है? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लीप्ड फ्रॉग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, एंड मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वी नीड टू फिक्स दिस गैप। कई सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि जॉब्स के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को भी बेहतर करता है। और जब आपकी लेबर की, आपकी श्रम की उत्पादकता बेहतर होगी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक आउटपुट भी तो बेहतर होगा। तो लेबर उत्पादकता के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका और फायदा क्या है? लोअर डिपेंडेंस ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स। आज के समय जो चीजें हम भारत में बना सकते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, सेमीकंडक्टर्स, आज के समय हम विदेश से मंगाते हैं। तो उसकी वजह से हम पे इंपोर्ट बिल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर हम भारत में वो सारी चीजें बनाएं अपनी खपत के लिए, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आयात कम हो जाएगा। आज के समय मशीन हो गया, टॉयज हो गया, एंड अदर कमोडिटीज हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन विदेश से आयात करें, क्योंकि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। और मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम है नीति बनाना, वो सरकार कर रही है। लेकिन निजी निवेश होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना है, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगा। सरकार थोड़ा ना बनाएगी खिलौना बैठ के, ठीक है? तो सरकार का काम है टारगेटेड पॉलिसीज टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार टारगेटेड पॉलिसीज ला सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस टारगेटेड पॉलिसीज एम्ड एट इंक्रीजिंग डोमेस्टिक, यानी अंदरूनी विनिर्माण को बढ़ाने के लिए करना, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो क्या भारत सरकार ऐसा कर नहीं रही है? भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया है, जिसकी वजह से हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बन सके। प्रधानमंत्री हमारे जी ने बोला है कि हमें ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो हमारी आपूर्ति तो करे लेकिन साथ ही साथ जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाली भी हो, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कोई कमी ना हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ हम पर्यावरण पे भी नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि नहीं है, PLI स्कीम्स है। इसके साथ ही साथ सब्सिडी दे रही है मैन्युफैक्चरर को, साथ ही साथ टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई कर रही है, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी भारत में आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े। ये सब भारत सरकार कर रही है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स भी है, भारत में बनाओ इनिशिएटिव, जिसका टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को 25% हो जाना चाहिए GDP का। यह एक सही कदम है, सही दिशा में कदम है। अगर हम आगे जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम जो भारत का है, उसमें पंचाभूत 5 चीजें हैं। देखिए, हमारे वेदों में लिखा है कि पूरा संसार 5 चीजों से बना है। वो क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। एक ऐड भी आता था, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसकी सबकी सुरक्षा हमारे पास। तो इन पंचभूतों को हम मैन्युफैक्चरिंग में तो लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाना है तो उसमें हमें फोकस किस पे करना चाहिए? एसेट्स पे, संपत्ति पे, प्रोसेसेस पे, तरीकों पे, जगह कहां हम लगा रहे हैं, यूटिलिटी, उसका काम क्या है, और लोगों पे। ये होंगे मैन्युफैक्चरिंग के पंचभूत, और इन पे ध्यान देकर हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे ले जाना है। अब आगे अगर हम बढ़े, भारत में 11 मैन्युफैक्चरिंग चीजें ऐसी हैं जिसपे हम फोकस करके मैन्युफैक्चरिंग को, स्पेशली हमारी एडवांटेज है उसमें, उसको हम आगे ले जा सकते हैं और एडिशनल $320 बिलियन ग्रॉस वैल्यू एडेड अपनी GDP में जोड़ सकते हैं। वो 11 चीजें क्या है? उन 11 चीजों में 80% चीजें ये 6 चीज हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम पे फोकस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स पे कर सकते हैं। इस पे अभी वेदांता प्लांट लगा है
गुजरात में अनाउंस हुआ है। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी और मशीन टूल्स पे कर सकते हैं, आयरन ओर और स्टील पे कर सकते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और व्हीकल्स पे कर सकते हैं। जब इस पे हमारी एडवांटेज है तो इसको और आगे क्यों ना ले जाएं। तो टू रियलाइज दिस पोटेंशियल 11 वैल्यू चेन्स यू नीड टू परस्यू 4 अपॉर्चुनिटीज। हमें 4 चीजों पे फोकस करना है इनमें आगे ले जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को। वो क्या है? पहला है ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक सेल, यानी अंदरूनी सामान को बेचने में मैन्युफैक्चर करिए और मार्केट कैप्चर करिए। उसमें कितना पोटेंशियल है? $180 बिलियन का तुरंत पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट में $70 बिलियन का, एक्सपोर्ट पे फोकस करिए। इंपोर्ट लोकलाइजेशन में $55 बिलियन का, यानी जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर हम भारत में बनाएं तो $55 बिलियन का हम फायदा उठा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी आईफोन एप्पल से कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको भारत में बनाया, उसका कितना मार्केट है? $4 बिलियन का है। और ये 4 चीजों पे हम फोकस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और आगे जा सकता है। लेकिन इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक एस्पेक्ट होना पड़ेगा। और 3 प्रायोरिटीज हमें सेट करनी है, 3 प्रायोरिटीज, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन को बेहतर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर कर सकते हैं भारत में। वो 3 क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस, लेबर की उत्पादकता बेहतर हो, प्रोसेसेस की बेहतर हो, एसेट्स की बेहतर हो, लॉजिस्टिक्स की बेहतर हो। फिर हमें बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है ताकि हम उत्पादकता का दाम कम कर सकें, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकें। और हमें कैपिटल की भी जरूरत है, यानी रुपये की भी तो जरूरत है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फ्री में तो नहीं लग जाएगा। तो एक्सेस टू कैपिटल, जहां एमएसएमई को हमें क्रेडिट देना है, एमएसएमई को बढ़ाना है, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है भारत में। लगभग 33% रोजगार भारत में एमएसएमई क्षेत्र में होते हैं। तो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है और क्रेडिट प्रोवाइड करना है। लेकिन यह सब करने के लिए सरकार पॉलिसीज बना सकती है, सरकार क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है, सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है, सरकार टैक्स क्रेडिट दे सकती है, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। लेकिन एंड में तो प्राइवेट सेक्टर को ही निवेश करना है। तो प्राइवेट सेक्टर को अपनी ही क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इस चीज पे निर्मला सीतारमण जी ने सवाल उठाया है, और सही सवाल उठाया है। इसके बारे में प्राइवेट सेक्टर को सोचना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप बता दूं, मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गए मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स, आगे क्या करना है। अब एंड करने से पहले आपको मैं बता दूं, बैच 6 30 सितंबर से 8 बजे सुबह, मंडे से फ्राइडे, यही कोड का इस्तेमाल करना है आपको। इस कोड का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ये 18,999 में कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप वीकेंड पे लेना चाहते हो, सैटरडे संडे, तो 1 अक्टूबर से क्लासेस चालू हो रही हैं, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, सेम प्राइस होगा, सेम कोड आपको लगाना है अगर आप 24,499 नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ये रहा ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक ये है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन के पीडीएफ, कोई सवाल है, तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मेरी आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और विनिर्माण क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है भारत में और क्यों हमें इस पे फोकस करना चाहिए उसको आप समझे होंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।